नवदृष्टि आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम संवैधानिक विकास के चरण में आगे बढ़ते हैं 1786 के अधिनियम के साथ। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो 1784 में आया था। उसके बाद में 1786 का अधिनियम आता है और इस अधिनियम को लाने के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 4 जुलाई 1776 के बाद जो आरंभ हुआ था, वहाँ पर जो ब्रिटिश सेना तैनात थी उसके सुप्रीम कमांडर या प्रधान सेनापति थे। हालांकि जो स्वतंत्रता संघर्ष अमेरिकियों ने छेड़ा था ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम के अगेंस्ट, उसमें अमेरिकी सफल रहे और लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन जो ब्रिटिश आर्मी थी वो डिफीट हुई वहाँ पर और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सरेंडर करना पड़ा। दुनिया के इतिहास में शायद कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक हारे हुए सेनापति को कोई प्राइज पोस्टिंग दी जाती है या पुरस्कृत किया जाता है, और ऐसा मेरी समझदारी में तो एक ही घटना ऐसी दिखाई देती है और वो ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया जबकि वो एक पराजित सेनापति थे। ब्रिटेन की महारानी ने स्वयं बुला करके इनसे कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस से कि हम आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे निभाएंगे। जब कॉर्नवालिस के सामने एक प्रपोजल आया कि आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि हम इंडिया में तभी गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करेंगे जब हमें प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दी जाएंगी। वस्तुतः अमेरिका में उन्होंने जो एक वास्तविकता फेस किया था या उससे रूबरू हुए थे वो ये था कि प्रधान सेनापति सेना का कमान रखता था, जबकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर जो 13 कॉलोनीज थी उनके गवर्नर के पास थे। और इस तरह प्रशासनिक एक रूपता नहीं थी, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रहा था अमेरिका में। और 13 कॉलोनियाँ अलग अलग थी, वहाँ पर 13 के अपने निर्णय अलग अलग थे, दिशाएं अलग अलग थी वहाँ की, और परिणाम ये हुआ कि कंसोलिडेटेड एफर्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस का वहाँ सफल नहीं हो पाया। तो ये बड़ा अनुभव था उनके पास और वो ये सोच रहे थे कि जो द्वंद्व की स्थिति गवर्नर और सेनापति के बीच में अमेरिका में पैदा हो रही थी वो भारत में ना पैदा हो, जहाँ एक साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तो जब उनके सामने प्रपोजल रखा महारानी ने कि आप भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करिए, तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम ये पद तभी स्वीकार करेंगे जब हमें प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ मिलेंगी। तो उस योग्य व्यक्ति को भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उसकी ये मांग मान ली और इसीलिए ये अधिनियम लाया गया था 1786 का। तो पिट्स इंडिया एक्ट थी, उसमें जो व्यवस्था किया गया था, उसमें जो सुधार लाया गया, उसमें ये किया गया कि कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की गई इसमें। और इस तरीके से अब जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, उसमें मुख्य सेनापति की शक्तियां भी निहित कर दी गई। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल का पावर बहुत बढ़ गया। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रधान सेनापति भी होता था, अब उसकी जगह पर चूंकि उसकी शक्तियां तो गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई, इस नाते उसकी जगह पर एक संस्रावित लोक सेवक को गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य बना दिया गया। कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज, जैसे गजेटेड ऑफिसर्स के पोस्ट जो अभी होते हैं, खासकर जो यूपीएससी जैसे लेती है पदों का जो चयन करती है, वैसे प्रकार की सेवाओं को वहाँ पर जो बांटा गया था 2 श्रेणियों में, कॉन्वेंटेड और नॉन कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज। तो कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज के जो लोग होते थे वो महारानी द्वारा नियुक्ति प्राप्त करते थे या क्राउन द्वारा, उनको कहा जाता था संस्रावित लोक सेवक, जैसे गजेटेड सिविल सर्वेंट अभी होते हैं। तो इस ऐसा ही यानी जो सुप्रीम वहाँ की सर्विस थी, टॉप सिविल सर्विस थी उस समय इंडिया की, उसको संस्रावित लोक सेवा कहते थे। और जो कॉन्वेंटेड सिविल सर्वेंट था उसको अब एक मेंबर के रूप में वहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो इस तरीके से अगर देखें 1786 का जो अधिनियम है उसमें गवर्नर जनरल की पावर और बढ़ा। कॉर्नवालिस ने तब जाकर के भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनना स्वीकार किया और उसको गवर्नर जनरल के रूप में इंडिया भेजा गया। अब नेक्स्ट आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक चार्टर द्वारा, चार्टर का मतलब अधिकार पत्र होता है। जब कोई देश की कंपनी कहीं बाहर जाकर के काम करती है तो सरकार उसको चार्टर इशू करती है। उसमें मेंशन होता है कि उसको कितने दिन के लिए बाहर काम करने की अनुमति दिया जा रहा है, किन क्षेत्रों में वो काम कर सकती है, उसके अधिकार, इन्वेस्टमेंट संबंधी तमाम डिटेल उसमें दिए गए होते हैं। और वो जो सॉवरेन गवर्नमेंट होती है अपनी अथॉरिटी से उसे ये तमाम अधिकार देती है, इसीलिए तो उसको अधिकार पत्र या चार्टर भी कहते हैं। तो ऐसे चार्टर को टाइम टू टाइम रिन्यू करने की जरूरत होती है, अगर अनलिमिटेड पीरियड के लिए ना दिया जाए, जैसा कि नहीं होता। तो जब कंपनी का चार्टर का जो पीरियड था वो खत्म हो रहा था 1793 में, तो कंपनी को अब अपने चार्टर की अवधि को आगे बढ़वाने के लिए पार्लियामेंट में आवेदन करना था, सरकार में आवेदन करना था। और परिणाम ये होता है कि जब ये चार्टर एक्ट पास करने की बारी आती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम जो पारित किया इसके लिए, तो उसमें निम्न व्यवस्थाएं साथ साथ जोड़ दिया। पहला हुआ, गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार और स्पष्ट कर दिया। हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को, लेकिन यहाँ अधिकार को और स्पष्ट किया गया कि अगर गवर्नर जनरल किसी दोनों प्रांतों में से किसी प्रांत में जाता है तो स्थानीय प्रदेशों के गवर्नर को प्रत्यादिष्ट कर सकता है या ओवरराइड कर सकता है। प्रत्यादिष्ट का मतलब या ओवरराइड करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए गवर्नर जनरल मद्रास या बम्बई प्रेसिडेंसी में जाता है तो वहां का जो लोकल गवर्नर था उसके सारे अधिकार किसके हाथ में आ सकते हैं, गवर्नर जनरल के। इसी को कहते हैं प्रत्यादिष्ट करना या ओवरराइड करना, यानी उससे बड़ा वहां हो जाएगा, यानी कार्यकारी अधिकार सब उसके हाथों में आ जाएगा, यानी अब उसी का आदेश, गवर्नर जनरल का आदेश उस प्रांत में चलेगा। इसी को ओवरराइड करना कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल को बंगाल के अब निर्णायक शक्ति यहाँ पर बम्बई और मद्रास के गवर्नरों पर मिल गई, जो उस समय के भारत में जहाँ की साम्राज्य विस्तार के लिए तमाम संघर्ष चल रहे थे, वहाँ प्रशासनिक केंद्रीकरण और कंसोलिडेशन जो कहते हैं जिसको, वो बहुत जरूरी था। और ये काम आप देख रहे हैं निरंतर, जैसे जैसे हम संवैधानिक विकास देख रहे हैं, जो जो खामियां पाई जा रही हैं उनको दूर किया जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया चल रही है, यानी प्रशासन के केंद्र पर जब सत्ता को हम एक सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, एक जगह एकत्रित कर देते हैं, तब हम उसे कहते हैं केंद्रीकरण की प्रक्रिया। तो जो तमाम शक्तियां हैं वो नीचे से किधर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही संवैधानिक विकास में, गवर्नर जनरल की ओर। तो इसी को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगला आपको देखना है, अगला जो प्रोविजन है इसमें, गृह सरकार के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, पीछे हम लोग बात किए कि पिट्स इंडिया एक्ट से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, उसका जो राज्य सचिव था उसमें उसका पद वैतनिक नहीं था, लेकिन 1793 के एक्ट से, चार्टर एक्ट से उसके पद को सवैतनिक कर दिया गया, मतलब अब उसे वेतन भी मिलेगा। और यहाँ प्रोविजन किया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो वेतन मिलेगा वो भारत के राजस्व से मिलेगा। और ऐसा 1919 तक चला। जब 1919 में हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जम करके यहाँ विरोध किया कि नहीं, काम करता है वो ब्रिटिश सरकार के लिए, बैठता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में, ब्रिटिश सरकार का वो अंग है, और उसको पेमेंट कहाँ से मिल रहा है, भारत के राजस्व से, ये उचित नहीं है। तो इस नाते 1919 में जाकर के ये खत्म किया गया। तो यहाँ ध्यान देना है कि 1793 के चार्टर एक्ट से जो राज्य सचिव है वो उसका पद सवैतनिक कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें है, असाधारण परिस्थितियों में, मतलब एक विशेष कोई ऐसी कंटिजेंसी या विशेष स्थिति पैदा हो जाती है, यूनिक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है, तो गवर्नर जनरल को परिषद के, जो अपना उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसके परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कंपनी के हित के इंटरेस्ट में, राष्ट्र मतलब यहाँ ब्रिटेन के हित में और प्रशासन के हित में, या जो परिस्थितियां पैदा हुई भारत में ऐसी, उनको विशेष ध्यान में रखते हुए
प्रशासन के मुखिया के रूप में गवर्नर जनरल को अधिकृत किया गया कि वो अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर दे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, साधारण परिस्थितियों में नहीं, असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल का जो अधिकार है वो निरंतर कंसोलिडेट या मजबूत होते जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 1793 तक किस प्रकार संवैधानिक विकास चला। अब अगला एक्ट हम लोग लेंगे, नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो आएगा 1813 का। तो